Hello everyone, welcome to all of you, Sri Education Hub, online classes of chemistry. Today we discuss about the P block elements. First of all, some general concept about P block elements. P block elements are elements, they have their outermost electron in p orbital, are known as P block element. Means we consider here some points regarding P block elements. First of them is elements, they have their outermost electron in p orbital. Are known as p block elements. p block elements की अगर हम बात करें तो p block elements में, या हम ये कहें कि p जो हमारे पास में ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 सब ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं. सो in p block elements total 6 groups are present from 13 to 18th. Clear? And general electronic configuration is NS2 NP 1 to 6. Clear? P block elements, or we can say P block, have the variety of elements. Means it contain metals, metalloids, non-metal, and inert gases. Clear? Means it have variety of elements. In our P block element, first of all we study about the elements of 15th group. Elements of 15th group. First of all, elements of 15th group have their general electronic configuration is NS2 NP3. Clear? Means these elements have 5 electron in their valence cell. Clear? यहाँ जो हमें स्टडी करने हैं 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप एंड 18th ग्रुप, because 13th and 14th group elements in 11th class
So in this series we study 15th group, 16th group, 17th group and 18th group elements. What are the elements present in 15th group? These are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These elements have electronic configuration is atomic number 7, atomic number 15, atomic number 33, atomic number 51 and atomic number 83. और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस, नाइट्रोजन की नियरेस्ट इनर्ट गैस है हीलियम, फास्फोरस की नियरेस्ट इनर्ट गैस है नियॉन, आर्सेनिक की नियरेस्ट इनर्ट गैस है आर्गन, एंटीमनी की नियरेस्ट इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन और बिस्मथ की नियरेस्ट इनर्ट गैस है जिनॉन. Then after electronic configuration is after He 2s2 and 2p3 for nitrogen, 3s2 3p3 for phosphorus, 4s2 4p3 यहाँ इसके अंदर हमें ध्यान रखना है 3D और ऐड हो जाएगा 3D10. क्लियर? 3D10 4s2 4p3. देन उसके बाद 4D10 5s2 5p3. देन उसके बाद 4f14 5d10 6s2 6p3. This is the electronic configuration of these elements. और इनको याद करने का जो मेथड है, बिल्कुल सिंपल वे में इनको हम याद कर सकते हैं. N for नाना, P for पार्टिकल, AS for आज, SB for सबके, BI for बीच हैं. इनका याद करने का मेथड होगा. क्लियर? अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए. सबसे पहले तो है कि इनका जो जनरल नेम है या कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ these elements is nicogen. Common name is nicogen. Clear? Nicogen means these elements cause, compounds of these elements cause suffocation, या हम इनको ये कह सकते हैं कि दम घोटने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो इस ग्रुप के एलिमेंट्स से बनते हैं. क्लियर? इसके अलावा इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो नाइट्रोजन, फर्स्ट मेंबर जो है वो इनका नाइट्रोजन है, जिसके कारण से इनको हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन फैमिली. क्लियर? इसके अंदर हमें इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम निकोजन्स कहते हैं और इनसे जो बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम निकोनॉइड्स कहते हैं. और
नाइट्रोजन इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। क्लियर। देन इसके बाद में हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में हमें जो स्टडी करना है इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को स्टडी करना है। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और सेकंड हमें स्टडी करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लियर। फर्स्ट जो इसके अंदर हमारा पॉइंट है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से फर्स्ट जो हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल स्टेट, दैट इज़ आवर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हमें ध्यान ये रखना है कि इस ग्रुप के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट एंड जो फास्फोरस है, phosphorus is wax like solid। क्लियर। नाइट्रोजन जो है वो गैसियस स्टेट में होगी और फास्फोरस जो है वो वैक्स लाइक सॉलिड होगा। एंड ऑल अदर्स आर सॉलिड। क्लियर। अब इसमें जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, इनमें से सबसे पहले है N2, नाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। नॉन रिएक्टिव क्यों है, इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसके कारण से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी हाई हो जाती है। सो इट इज़ नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड इसके अंदर अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, सेकेंड है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, इंक्रीज अप टू डाउन इन ए ग्रुप
एटॉमिक रेडियस हो चाहे आयनिक रेडियस हो, ग्रुप में अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे तो ये इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, इसके पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन न्यू सेल। क्लियर? तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा कि सबसे जो कम एटॉमिक रेडियस है वो किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए। इससे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? फास्फोरस के लिए। इससे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस आर्सेनिक, देन Sb, देन सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होगी? बिस्मथ की, Bi। क्लियर? ये तो है इनकी एटॉमिक रेडियस। आयनिक रेडियस के अंदर सेम यही हमारे पास में होगा, अरेंजमेंट सेम यही रहेगा, अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। बस हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि हमें इनको आयनिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और इनकी आयनिक फॉर्म क्या होगी? -3 चार्ज इनके ऊपर आ जाएगा। N3-, फास्फोरस पे भी 3-, इसी तरह से As पर भी 3-, Sb पर भी 3-, और Bi पर भी 3-। क्लियर? तो ये इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं थर्ड जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग क्या है? क्या मतलब है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? मीन्स हमारे पास में जो भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से हमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, या हम ये कहें कि उसके जो आउटर मोस्ट या सबसे लूजली बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जिस एंथैल्पी या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। क्लियर? अब ग्रुप में हम देखें अप टू डाउन जब हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक और आयनिक साइज इंक्रीज हो रही है कंटिन्यू। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से क्या होगा? जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव कम होने से हम ये कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउनवर्ड इन ए ग्रुप। ऑर्डर क्या होगा इनका? नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, देन उससे कम होगी फास्फोरस, देन उससे कम As, देन उससे कम Sb, और सबसे कम किसकी होगी? Bi, बिस्मथ की। क्लियर? अब ये डिक्रीज होने का रीज़न क्या है? क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्यों हो रही है डिक्रीज? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव, या हम ये कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली ग्रुप में अप टू डाउन। क्लियर? देन उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट फोर्थ जो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हमें डेफिनेशन पता है, इस टर्म के बारे में हमें अच्छी तरह से पता है, तो हम इजीली बता सकते हैं व्हाट विल बी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप अप टू डाउनवर्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है? अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड किस पर करती है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगी। और लास्ट पॉइंट में हमने देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो जेड इफेक्टिव है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ग्रुप में अप टू डाउन जब हम मूव कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नाइट्रोजन
की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फास्फोरस की इससे कम, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन लास्ट बिस्मथ। ये ऑर्डर होगा। रीज़न सेम है। रीज़न क्या होगा इसके अंदर? डिक्रीज़ होगी ग्रुप में अप टू डाउन जब हम मूव करेंगे। क्यों डिक्रीज़ होगी? ड्यू टू डिक्रीज इन जेड इफेक्टिव और इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। क्लियर? देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि मेटल्स क्या होते हैं। मीन्स एलिमेंट्स दे इजीली लूज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से एलिमेंट्स दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज मेटल्स। और कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली कब लूज करेगा? जब उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या हम ये कहें जेड इफेक्टिव कम होगा, एटॉमिक साइज बड़ी होगी, उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा। और जब इजीली लूज करेगा इट मीन्स इट इज़ मेटल। वो उस कंडीशन में क्या होगा? मेटल होगा। तो हमने लास्ट 2 पॉइंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखा था कि ग्रुप में अप टू डाउन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? बिकॉज डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें ऑर्डर लिखना हो मेटालिक प्रॉपर्टी के लिए, क्या ऑर्डर होगा? अगर हम देखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इनमें से कौन सा मेटल होगा? नाइट्रोजन ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी रखेगा या बिस्मथ रखेगा? सिंपल सी बात है, कौन रखेगा? बिस्मथ रखेगा, बिकॉज इट हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो इट ईजीली लूज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आसानी से ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी रखेगा और ये सबसे कम मेटालिक प्रॉपर्टी रखेगा। तो यहाँ हम ऑर्डर लिख सकते हैं मेटालिक प्रॉपर्टी के लिए, ये इंक्रीजिंग मेटालिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर होगा। ठीक है? और इसमें जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग के जो हमारे पास में जो 2 एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इनको हम कैटेगराइज करते हैं नॉन मेटल्स में। देन उसके बाद में आर्सेनिक और एंटीमनी जो है इनको हम मेटलॉइड्स में कैटेगराइज करते हैं। और जो बिस्मथ है ये हमारे पास में मेटल होगा। क्लियर? देन इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास में न्यूट्रल एलिमेंट है या न्यूट्रल एटम है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन गेन एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज, कि ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, टू गेट नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हम ये कहें कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर? अपनी स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकता है, उस कंडीशन में उस एलिमेंट पे जो भी चार्ज डेवलप होगा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब हम यहाँ देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हम बात करें, फर्स्ट है हमारे पास में
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जनरली +3 और +5 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। क्लियर? जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अनपेयर्ड कंडीशन में और एक क्या प्रेजेंट होगा लोन पेयर। तो इट इज़ पॉसिबल it can lose its 3 unpaired electron as well as it may also lose its lone pair. If it lose its 3 unpaired electron, then it gets +3 oxidation state, and if it lose its lone pair also, then it gets +5 oxidation state. क्लियर है ये चीज़? अब इसमें जो हमें ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। किन एलिमेंट्स में किस टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, वो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें ध्यान रखना है हमें व्हेन वी मूव अप टू डाउन in a group, then tendency to show +3 oxidation state is increases। अप टू डाउन जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी इंक्रीज, इसके पीछे रीज़न क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में किया था, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टार्टिंग में किया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम नाइट्रोजन से और बिस्मथ की तरफ डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 2s है, 3s है, यहाँ 3d आ गया, देन 4d आ गया, देन यहाँ पर क्या आ गया 4f आ गया। अब इस चीज़ का हमें अच्छी तरह से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग करने का ऑर्डर है, जब हम 4s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे 3d में, देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे फिर 4p में। इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें, जब हम 5s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं 4d में, देन उसके बाद में कहाँ भरे जाते हैं 5p में। इसी तरह से हम देखें कि 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, 6s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे 4f में, देन उसके बाद 5d में, देन उसके बाद 6p में। तो अब इस कंडीशन में जब यहाँ पर हम बात करें कि 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, देन उसके बाहर की तरफ अगर हम देखें 5d भी हमारे पास में कंप्लीट है, और उसके बाद में कहाँ है 6p, और 6s कहाँ है हमारा 4f से अंदर की तरफ है। तो उस कंडीशन में जो 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन फोर्स के कारण से, या हम ये कहें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो काफ़ी डीप में चला जाता है, और डीप में चले जाने के कारण से ये क्या हो जाता है इनर्ट हो जाता है। मीन्स ये हमारे काम का नहीं रहता है। मीन्स वी कैन नॉट लूज दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यही 3 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो पाएंगे। बट अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो यहाँ पर ये 500 के 500 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली रिमूव हो सकते हैं। क्लियर? तो ये टेंडेंसी क्यों इंक्रीज हो रही है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की, आई थिंक ये सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो सेकंड टाइप की जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर +3 इलेक्ट्रॉन और हो जाएं तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मीन्स दीज एलिमेंट्स कैन ईजीली गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एलिमेंट्स हैं वो ईजीली 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और जो अपनी नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली हम क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? उसके बाद में हम बात करें, नेक्स्ट जो है हमारा 7th पार्ट, इसमें एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी का मीनिंग क्या होगा? क्या मतलब होगा एलोट्रॉफी का? व्हेन वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन more than one type of geometrical structure और spatial arrangement, या हम ये कहें कि डिफरेंट टाइप का यहाँ इसके अंदर अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। एलिमेंट सेम होगा तो इस तरह की जो कंडीशन है या इस तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉफी कहते हैं। और इस ग्रुप के अंदर हम बात करें तो जो हमारे पास में बिस्मथ है Bi, बिस्मथ को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं शोज एलोट्रॉफी। मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बिस्मथ जो है ये एलोट्रॉफी शो नहीं करेगा। क्लियर? अब इसमें देखें कि एलोट्रॉप्स, अगर हम बात करें नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स, तो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स हैं एक तो अल्फा नाइट्रोजन जिसकी ज्योमेट्री होगी क्यूबिक, और सेकंड है इसमें बीटा नाइट्रोजन। अगर हम इसकी ज्योमेट्री देखें तो ये होगी हेक्सागोनल। ठीक है? इसी तरह से अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस के अंदर जो इसके एलोट्रॉप्स हैं रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये इसके एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद में बात करें आर्सेनिक की, आर्सेनिक में येलो आर्सेनिक और ब्राउन आर्सेनिक, इन दो फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एंटीमनी की, तो येलो एंटीमनी एंड ब्राउन एंटीमनी, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा। तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट्स। अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद में कुछ एनामोलस बिहेवियर के बारे में हमें स्टडी करनी है इस पार्ट में 15th ग्रुप एलिमेंट्स में, और इसके कुछ कंपाउंड्स का हमें स्टडी करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही। हैव ए गुड डे।